नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पीके ब्रिजवाल और आप देख रहे हो द पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम आरक्षी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कई बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फतेहपुर कोतवाल इंद्रराज मरोड़िया जी की। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जब खाकी पहनी और जब आपके कंधों पर स्टार लगे और आपको एक नई जिम्मेदारी मिली, तो उस वक्त कैसा लगा था? मैं बेसिकली ग्रामीण परिवेश का रहने वाला हूँ। एक छोटी सी ढाणी से यहाँ तक आया और जब मैंने खाकी पहनी तब तक मुझे भी दूसरे लोगों की तरह पुलिस के प्रति एक डर वाली बात थी, क्योंकि कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे और पुलिस को इतना नज़दीक से कभी देखा नहीं था। यद्यपि मेरे परिवार से पहले भी लोग पुलिस में थे, परंतु वो अपनी नौकरियां कर रहे थे, उन्होंने भी हमें वो कंसेप्ट कभी नहीं समझाया और उसकी कभी ऐसी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि खुद ने कभी कोई गलत काम किया नहीं था, इसलिए कभी पुलिस के संपर्क में आए भी नहीं। इसलिए पुलिस के प्रति जब पुलिस में आए तब तो एक नकारात्मक अवधारणा मन में थी, परंतु ये जरूर था कि हम कुछ अच्छा करेंगे और उसको बदलेंगे, और अब उसका प्रयास जारी है। लेकिन जब पुलिस में आप आए और उसके बाद में जब आपको एक कमान दी गई कि अभी आप अपराधियों के पीछे लग जाओ, अपराधियों को पकड़ लो, लेकिन उस वक्त आपके जो सीनियर अधिकारी थे उनका कितना मार्गदर्शन आपको मिला? क्योंकि आपकी जो छवि है वो एक दबंग अधिकारी के रूप में जानी जाती है। देखिए, मैं पहले तो एक चीज़ से तो मैं सहमत नहीं हूँ, दबंग जैसा तो कहीं कुछ भी नहीं है। ये तो क्या है कि फिल्मी दुनिया की टर्मिनोलॉजी है जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है। आप रियल लाइफ में जब आएंगे तो दबंग नहीं, संवेदनशील कह सकते हैं हम उसको। यदि दबंग कहा जाता है तो दबंग तो नेगेटिव है, संवेदनशील हो सकता है। वो ये है कि जाके पाँव न फटी बिवाई वाह का जाने पीर पर आई। तो जिसने कोई पीड़ा झेली है या दूसरों की तकलीफ को जो महसूस कर सकता है वो उतना संवेदनशील हो सकता है। और मैं जहाँ से आया हूँ और जिन लोगों के बीच से आया हूँ, ग्रामीण परिवेश के, तो वहाँ की कुछ तकलीफ़ों को मैं जानता हूँ, बारीकी से जानता हूँ, इसलिए मैं उनके प्रति संवेदनशील हूँ। दबंग जैसा कुछ नहीं है। जब बात आती है जो गुंडे बदमाश होते हैं, जब वो सर उठाने की कोशिश करते हैं, तो जो सीनियर आपके अधिकारी है वो इंद्रराज मरोड़िया का नाम आगे करते हैं कि उनको भेजेंगे तो वो सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, जिसमें मैंने आपके बारे में देखा और सुना भी है कि आपने लॉरेंस जो बिश्नोई है वो पूरे देश के अंदर जिस तरीके से उनका खौफ है, वो कहानी क्या थी? आपने उनको कहा जाता कि आपने सबसे पहले उनको पकड़ा था। देखिए, पुलिस में जो भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी हैं, निश्चित रूप से वो सभी अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित हैं और तभी इस संस्था के प्रति जो लोगों का विश्वास है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो जिस भी पुलिस ऑफिसर को अवसर मिलता है वो निश्चित रूप से अपने आप को साबित करने का पूरा प्रयास करता है। ये अलग बात है कि हम पुलिस के प्रति हमारे यहाँ का जो परिवेश है उसमें ऑलरेडी एक नकारात्मक अवधारणा है अविश्वास की। तो जिसको वो अविश्वास इसलिए है कि लोग पुलिस के नाम से डराते हैं, तो जिससे लोग डरेंगे उसमें विश्वास नहीं हो सकता। विश्वास तो उसमें होगा जिससे लोग डरेंगे नहीं। तो हमारी जो प्रयास है वो ये है कि भी हम लोगों में ये विश्वास जगाएं कि हम डराने के लिए नहीं है, हम आपकी सिक्योरिटी और सुरक्षा के लिए हैं, आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए हैं। ठीक ऐसी सी बात ये 2014 की है। मैं तब थानाधिकारी राणौली, इसी जिला सीकर में मैं पोस्टेड था। हम किसी शराब तस्कर को पकड़ने के लिए खड़े हुए थे, सूचना का इंतज़ार कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने सूचना दी फ़ोन करके कि साहब राणौली पुलिया पे गोलियां चल गई हैं। हमने सूचना के साथ तुरंत रवाना हुए। वहाँ पहुँचे तो जो फायरिंग करने वाले थे वो एक स्विफ्ट वीडियो गाड़ी में थे। तो वो गाड़ी तो चली गई, आगे त्रिलोकपुरा मोड़ है, उस मोड़ पे जाती हुई दिखी। उनसे झटके में पूछा कि साहब यही गाड़ी जा रही है। हमने तुरंत उस गाड़ी का पीछा किया। उस वक्त हमारे एसपी हुआ करते थे हैदर अली जैदी साहब और एडिशनल एसपी थे प्रकाश शर्मा साहब। तो मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को बताया, एसपी साहब को निवेदन किया
तो एसपी साहब की एक बहुत अच्छी बात थी कि जो जिस ऑफिसर को क्राइम की तत्काल जानकारी होती थी जी वो उसी को सबको बताने के लिए कहते थे। उन्होंने तत्काल कंट्रोल को कहा कि भी एसएचओ राणौली जैसा बताए सब लोग उसको फॉलो करें। उसके मुताबिक मैंने कंट्रोल को कहा कि भी ये कार यहाँ से इधर आ रही है, इसमें बदमाश और इनके पास हथियार हैं और ये फायरिंग करके भगे हैं, मैं इनका पीछा कर रहा हूँ। जैसी एक मेरी प्रैक्टिस है खुद की और मैं मेरे जाब्ते को उसके लिए ब्रीफ करके रखता हूँ कि जो रास्ते हैं, रास्तों पे जो होटल ढाबे दुकानों वाले लोग हैं हम उनसे संपर्क रखते हैं और यदि किसी रास्ते को ब्लॉक करवाना हो तो जैसे मेरे साथ 5 जवान पीछे बैठे हैं तो वो सभी जवान फोन करेंगे 5 जनों को, तो जो काम 25 मिनट में होने वाला है या 5 मिनट में होने वाला वो 1 मिनट में हो जाता है। तो ठीक ऐसा ही उस दिन भी हुआ। हमने जो बीकानेर वाला बाईपास था उस बाईपास को ब्लॉक करवाया और इधर से जो झुंझुनू बाईपास था उसको ब्लॉक करवा दिया। तो ब्लॉक इसलिए करवाया कि शहर में घुस जाएंगे, शहर में घुस जाएंगे तो बदमाश भाग नहीं सकेंगे क्योंकि उनके पास ओपन स्पेस नहीं रहेगा। ऐसा का ऐसा हुआ, वो गाड़ी शहर में घुसी, शहर में घुसती हुई वो गैस गोदाम की तरफ आ गई। हमारे ट्रैफिक के जवानों ने पीछा किया, कंट्रोल रूम ने बाकी जाब्तों का वो भी आ गए। तो उसके साथ एक जावेद झिंझा नाम का बदमाश और था, तो वो तो ऊपर से दीवार से कूद रहा था, कोई सरिया उसके पाँव में लग गया तो नीचे गिर गया, परंतु लोरे छत के ऊपर चढ़ गया। तब तक हम भी पीछा कर रहे थे, उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, वो छत के ऊपर चढ़ गया, मैं भी छत के ऊपर चढ़ा। तो हथियारबंद बदमाश था और उसने मतलब एक बरमूडा पहन रखा था, केवल एक फायर किया, उस एक फायर में वो हैंड्स अप कर गया और उसने अपना हथियार फेंक दिया, नीचे कूद गया। और मैं आज उनको याद करना चाहूँगा, मेरे एक एएसआई थे हमारी पाल जी बुलटक, वो वैसे एज्ड आदमी पर दिलेर थे। वो जैसे नीचे कूदा ऊपर गन के साथ में और नीचे वो, हमने इस तरह से उसको वहाँ पकड़ा। तो बात ये है कि इंस्टेंट जैसी परिस्थितियाँ है उन परिस्थितियों के मुताबिक डिसीजन लेने की बात है। और एक ये कि आप उसको कितनी डेडिकेशन के साथ करना चाह रहे हो, कितनी ईमानदारी से करना चाह रहे हो, तो नतीजा निश्चित रूप से आ ही जाता है। जैसे मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस में नाम तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरी जो ड्यूटी के प्रति जो डेडिकेशन था उसकी पहचान जयपुर सिटी में व्हीकल थेफ्ट होती थी, उस व्हीकल थेफ्ट को लेके हुई थी। अच्छा। पहले हुआ ये था कि 2009 के जो चुनाव थे उन चुनाव में मेरा ट्रांसफर 200 हो गया अचानक, एकदम से जाना पड़ा और वहाँ उस टाइम मोवा लगा दिया, कोई जाना ही नहीं चाह रहा था वहाँ। सही बात ही, नेगेटिव बात ही, मुझे वापस आने की सोच रहा था, मैं कैसे से वापस आऊँ। तो हम मतलब खुल के काम कर रहे थे। अच्छा। मैं किसी का प्रेशर नहीं मान रहे थे, तो जबकि वहाँ प्रेशर डालने वाले काफ़ी लोग मौजूद थे, परंतु हमने वो प्रेशर माना नहीं। चाहे उस वक्त की परिस्थितियाँ ये रही हों कि हमें रहना नहीं था इसलिए हम किसी का प्रेशर मान नहीं रहे थे, परंतु वो उसको पॉजिटिव में जनता का सहयोग मिला और हमने वहाँ व्हीकल लिफ्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की और उससे मुझे उसका नॉलेज हुआ। फिर मेरा ट्रांसफ़र वापस जयपुर हो गया। मैं जयपुर आया तो उस समय एसपी हुआ करते थे हमारे, अभी जो वर्तमान में जयपुर कमिश्नर साहब हैं ये, तो इन्होंने हमें थोड़ा सा अवसर दिया और हम उस पर काम करना शुरू किया। कुछ डेटा हमने जुटाया, उसी दौरान फिर साहब का ट्रांसफर वहाँ से हो गया। फिर नए अफसर आए, हवा सिंह घुमरिया साहब, उन्होंने पूरा अवसर दिया, तो उन्होंने मतलब ओपन स्पेस हमें दिया काम करने का और इस तरह से हम उसमें काम करते चले गए आगे। फिर पहले शुरुआत में व्हीकल लिफ्टिंग से जो हाउस लर्किंग नकब ज़नी में हमने काम किया। फिर जैसे काम कर रहे थे तो अधिकारियों का विश्वास बढ़ रहा था, फिर जैसे लूट में भी हमें लगा दिया, डकैती वाले मामलों में हमें लगाने लग गए, तो लगातार इस तरह से वो स्पेस बढ़ता गया। हमारी मेहनत की वजह से वो स्पेस बन गया। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि अधिकारियों का जो विश्वास था ना वो बहुत मायने रखता है। उन्होंने विश्वास किया, इवन यहाँ तक कि जैसे हम स्ट्रेटेजिकली अधिकारियों को कई बार हमने कुछ चीज़ें बताई कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो बिल्कुल उन्होंने इन बातों को माना। जैसे कि बदमाश को हम किसी को लेके आए, कोई किसी बदमाश के संपर्क में, उसे इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल के आ गई कि ये व्यक्ति इसके संपर्क में तो है परंतु ये अपराधी नहीं है और इसने अपराध नहीं किया है, तो उस व्यक्ति को उसको रिलीफ ही दिलवाया। उससे दो चीज़ें बड़ी एस्टेब्लिश हो गई कि एक तो ये रहा कि जो बदमाश थे उनके दिमाग में ये बात बैठी कि यार जो अपराध करेगा उसको ही बंद करेंगे ये,
और जो निर्दोष है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जी। तो ये इस बात ने हमारे मुखबिर बनाने में बड़ी मदद की। जी। यानी जो व्यक्ति मुखबिरी कर सकता था हाँ। उसको ये विश्वास था कि मैं सूचना दूंगा तो तो उस पर कार्रवाई होगी और मुझे नाजायज रूप से परेशान नहीं किया जाएगा, और हम इसमें पूरी तरह से कामयाब रहे। और इस तरह से शायद वो 2009 से 2013 तक में रहा, हमने उस पर अच्छा काम किया और हमें अच्छा अप्रिशिएशन भी विभाग की तरफ से मिला। जब आपने लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ा तो उस वक्त मैंने ये भी सुना है कि वो आपके सामने गिड़गिड़ाया और वो उन्होंने माफ़ी मांगी, वो लगातार आपसे कह रहा था कि मुझे छोड़ दो। लेकिन आज वो लॉरेंस बिश्नोई है, उसकी एक आवाज़ से या उसकी एक दहाड़ से पूरे जो अपराधी तत्व वो सक्रिय हो जाते हैं, और जो लोग हैं जैसे सलमान खान एक बड़ी सेलिब्रिटी है, उनको लगातार उनके तरफ से धमकियाँ दी जा रही है। तो वो वाक्य क्या था? देखिए ऐसा है कि पुलिस मीन्स कानून, कानून की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है जी। उसके सामने कोई कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं। और जब कानून का वो शिकंजा वहाँ चल रहा था भाई, जब वो दूसरों पे फायरिंग कर रहा था, वो उसको लगा कि मैं निशाने पे हूँ, तो वो तो कोई भी आदमी अपने आप ही घुटनों के बल ही आएगा, फिर वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। दूसरा उसमें ये कंसेप्ट ये कि हम हमारी कर्तव्य परायणता ड्यूटी कर रहे थे, वो नेगेटिव अपराध कर रहा था, तो जो अपराधी होगा वो तो डरेगा निश्चित रूप से, उसको डरना ही पड़ेगा। जब आप उसको पकड़ कर के आए पूछताछ की, उस वक्त क्या आपको लगता था कि ये एक मोस्ट वांटेड इतना बड़ा अपराधी बन जाएगा? तब नहीं, आपको तब तो पकड़ा तब नहीं पता था, लेकिन जब ये पता लगा कि इस तरह से फायरिंग की है और फिर बगैर दोबारा फायरिंग की, तो इस बात का अंदाजा बखूबी था कि ये बड़ा कोई बदमाश है। पकड़ के लाए, उसका नाम पता है, फिर आगे जैसे तस्दीक किया, तस्दीक करने के साथ पता लग गया था कि ये बदमाश है, तब वो हत्या के प्रकरण में वांछित चल रहा था। आप लगातार एसएचओ रहे, लगातार रहते आए और अभी वर्तमान में फतेहपुर कोतवाली में, क्या थाने के वो कौन से संसाधन होते हैं और कौन सी वो कड़ी होती है जो अपराध को रोकने में मदद करती है? देखो, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो तो ये है कि जो भी पुलिसकर्मी है, उस पुलिसकर्मी के प्रति स्थानीय जो जनता और स्थानीय जो लोग हैं, उनका विश्वास उसमें कितना है, सबसे ज़्यादा तो यही मदद करता है। और फिर दूसरी जो है कि आपका जो आपका स्टाफ है, उसके साथ आपकी भावना कितनी है, टीम स्पिरिट कितनी है, वो टीम स्पिरिट भी एक दूसरे के विश्वास पर ही डिपेंड करती है। तीसरा जो इसमें वहाँ की लोकल परिस्थितियाँ कैसी हैं, आपके पास संसाधन कैसे हैं कि पर्याप्त जाब्ता आपके पास है या नहीं। चौथी है कि तात्कालिक परिस्थिति क्या है, कि जैसे कोई घटना घटित हो गई और उस वक्त आपका पुलिस जाब्ता कहीं और लगा हुआ है, आप 2 या आदमी और वहाँ 10 की जरूरत है, तो निश्चित इन चीज़ों का भी, तात्कालिक परिस्थितियों का भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। लेकिन जो परिवादी अगर थाने में पहली बार चौखट पे आते हैं तो उनके मन में पुलिस को लेकर के भय होता है, और एक जो पुलिस और आम जनता के बीच में एक लकीर है, वो लकीर उसको खत्म करने के लिए पुलिस ने भी प्रयास किए, लेकिन आम जनता में कुछ हिस्सा जो पुलिस को सहयोग करता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा पुलिस की खिलाफत करता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये बेसिकली एक थोड़ी बड़ी सी कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊं जी। होता है हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली पहले रही है जी। वो उस शासन प्रणाली में दंड का महत्व ज़्यादा रहा है जी। और समय अनुसार जो शक्तिशाली शासक हुआ उसने पहले वाले को हटा दिया नहीं, उसने दंड के आधार पर हटाया जी। फिर वो अपने राज्य अपना उस वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसने लोगों को भय दिखाया, ठीक है। तो हमारे लोगों के मन में भय से शासित होने की एक भावना बैठ गई। फिर देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने यहाँ शासन करने के लिए और जो भी संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक पुलिस नामक बल की स्थापना की उन्होंने। तो जो पुलिस बल उन्होंने एस्टेब्लिश किया वो पब्लिक वेलफेयर से ज़्यादा उनकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया। ऐसे में जो पब्लिक थी, उस पब्लिक में उस पुलिस के प्रति नकारात्मक भाव पहले से था, क्योंकि वो कॉलोनियल औपनिवेशिक पुलिस थी, लोकतांत्रिक पुलिस नहीं थी। अब इसी दौरान देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया तो ये जो औपनिवेशिक पुलिस थी वही पुलिस कौन सी पुलिस हो गई? वो सुरक्षा के लिए वो लोकतांत्रिक पुलिस हो गई। जैसा कि अभी देश में पहले मान लो किसी और राजनीतिक पार्टी का शासन चल रहा हो
फिर दूसरी राजनीतिक पार्टी का शासन आ जाए, तो नीतियों में फर्क होता है। तो लोकतांत्रिक जो हमारे देश को आज़ादी मिली, उससे पुलिस का स्वरूप लोकतांत्रिक हो गया। यानी पुलिस का एस्टेब्लिशमेंट आम जन के जान और माल की सुरक्षा के लिए और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और पहले का जो सिस्टम था वो उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए था। अब लोग क्या है, बचपन से ही जैसे पुलिस जा रही है, हम कई बार देखते हैं और बड़ा बुरा सा भी लगता है, और मैं तो जनरली टोक भी देता हूँ। बच्चों को कहते हैं कि देख पुलिस जा रही, चुप। जब बच्चे को हम शुरू से ही जिस एजेंसी के नाम से डरा रहे हैं, तो हमें विश्वास कैसे कर सकता है? डर और विश्वास दोनों, जैसा मैंने पहले बताया, दोनों साथ नहीं चल सकते। एक तो हो गया कारण ये, दूसरा बेमुश्किल जो इलाका होता है उसके 2% लोग पुलिस के संपर्क में आते हैं डायरेक्ट रूप से, परिवादी और आरोपी के रूप में 2%। अब उनमें जो प्रक्रिया की जानकारी परिवादी पीड़ित को नहीं होती है कि क्या प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है, या उसको 1-2 बार हो सकता है आना जाना ही पड़ सकता है, बाद में कोर्ट में बयान के लिए भी जाना पड़ता है। तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में वो ये सोचता है कि मैं परेशान हो गया, मुझे पुलिस परेशान कर रही है। पुलिस परेशान नहीं कर रही, उसने जो शिकायत दी, जो परिवेदना दी, उसके ऊपर जो कार्यवाही होनी है और जो वो चाहता है वही करने जा रही है, लेकिन प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में वो उसको नेगेटिव मानता है। तो वो व्यक्ति भी नेगेटिव हो गया। साथ ही जिस व्यक्ति के ने अपराध किया है उसको चूंकि हम बंद करके सलाखों के पीछे भेजते हैं, तो वो तो कभी कहेगा ही नहीं, हमारे यहाँ परंपरा भी नहीं है कोई गलती कर दे वो मान ले कि मैंने गलती अपराध किया है, तो फिर वो भी बाहर जाके पुलिस के प्रति नेगेटिव बोलता है कि नहीं पुलिस सही नहीं है। कौन आदमी कहता है साहब मैंने हत्या किया, लूट डकैती किया, मैंने कोई बलात्कार किया है, वो मानते ही नहीं है। तो इस तरह से दोनों जो पक्ष हैं वही हमारे खिलाफ हो जाते हैं। फिर साथ में होता है कि जैसे आप किसी से पूछिए जो आप पुलिस के बारे में नेगेटिव बात करेगा, तो वो आपको पूछोगे ना उससे कि आपको पुलिस चोरी के मामले में कितनी बार तफ्तीश के लिए लेके गई, तो क्या मुझे नहीं लेके गई। उसे पूछो आपके पिताजी को कितनी बार ले गई कि नहीं लेके गई, आपके घर में किसी को लेके गई, नहीं लेके गई, आपके बहन को भाई को किसी को, तो क्या नहीं लेके गई। तो फिर आपको क्या पता, फिर वो 3-4 चीजें लेता है कि साहब मैंने ऐसा सुना है, साहब मैंने ऐसा टीवी में देखा है, साहब मैंने फिल्म में देखा। फिल्में मनोरंजन का साधन है, वो वास्तविक दुनिया से दूर है। यानी जो व्यक्ति पुलिस के संपर्क में ही नहीं है फिर भी वो पुलिस के प्रति नेगेटिव मान रहा है। लेकिन ये पुलिस जो अपनी छवि सुधारने, फिर अगली बात आपने कही कि पुलिस पिछले कुछ समय से लगभग 20 साल का समय हो गया, पुलिस ने अपने उसमें कार्य प्रणाली में और जो लोगों पब्लिक डीलिंग थी उसमें कुछ चेंज किया है। अभी जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से लोगों से संपर्क पुलिस कर रही है और उनकी उनमें विश्वास, यस, वो भी स्वागत कक्ष भी बनाए गए हैं, वो भी आने वाले को एक रिलीफ देने के लिए बनाए गए हैं। तो उसमें ये हो रहा है कि अब पुलिस पब्लिक से हाथ मिलाना चाह रही है, और वो पब्लिक ये सोच रही है कि ये कल तक डराने वाला आज पता नहीं मुझसे क्यों हाथ मिला रहा है। अरे भाई हमारे बाप दादा ने यदि आपको डरा दिया तो उसकी सजा हमें क्यों दे रहे हो? हम तो आपके प्रति समर्पित हैं। तो हम जो हाथ बढ़ा रहे हैं, पब्लिक को चाहिए कि हमारे हाथ से हाथ मिलाए और इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमारा सहयोग करे। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब कोई अपराध होता है वहाँ सैकड़ों लोग खड़े होते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो नहीं, लोग गवाही के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। अब ये तो कानूनी प्रावधान है, लेकिन ऐसे आप कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करोगे, और करेंगे तो उसको भी नेगेटिव माना जाएगा। भाई हम तो ऑलरेडी नेगेटिव है ना, इसलिए उस नेगेटिविटी से बचने के लिए हम उनके खिलाफ उस कार्रवाई से बचते हैं। क्यों कि अल्टीमेट तो हमारे लोग हैं, हमें उनकी सुरक्षा के लिए तो लगाया जाए। तो ये कुछ वजह है जिसकी वजह से पुलिस के प्रति लोगों की नेगेटिव। फिर एक बात मैं और कहना चाहूँगा, पूरी सफ़ेद दीवार है, उसके फिर छोटी सी काली बिंदी लगा दो, लोगों की नज़र उस सफ़ेद दीवार पे जाती नहीं, काली बिंदी पे जाती है। ऐसी ही बात पुलिस के साथ है। भाई ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हम देवी देवताओं की बात करें तो उनमें भी एक यमराज है, ठीक है कि नहीं? तो ऋषि मुनियों की बात करें तो उसमें जैसे नारद का नाम आ जाता है कि भाई इधर उधर कर देते हैं। तो ये हर जगह देवी देवताओं में भी कोई नेगेटिव जिनके प्रति है, तो हमारे प्रति सब लोग पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? सभी को संतुष्ट किया भी नहीं जा सकता। लेकिन आप पुलिस की जब बात आती है ना, तो पुलिस के बारे में बोला जाता है कि वो राजनेताओं से दबी हुई रहती है, राजनेताओं का साथ खड़ी रहती है। तो क्या आपकी सर्विस में कभी ऐसा दबाव आया? नहीं, देखो मैं आपको बताऊं बात, ये भी मिसकंसेप्ट है, हम चीज़ को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। देश में जो शासन प्रणाली है
वो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है जिसमें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालित होता है। तो वो जो जनप्रतिनिधि हैं वो व्यक्ति नहीं है, वो जनता है। यानी हमने उनको जनप्रतिनिधि बनाया है, तो कोई किसी विधानसभा क्षेत्र का विधायक है या जैसे सांसद है या कोई पंचायत समिति सदस्य है या सरपंच है, तो वो उन लोगों का प्रतिनिधि मानते हुए उसका सम्मान किया जाता है। तो ये दबाव नहीं है, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, वो रखते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि उसमें सही और गलत का फैसला करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करें। जहाँ तक मेरे सर्विस का मामला है, ऐसा तो मुझे तो अभी तक कभी फेस नहीं करना पड़ा कि एकदम बिल्कुल आप गलत ही कर रहे हो, करने के लिए कोई आपको दबाए हो। और कभी ऐसा अवसर आया तो हमने तो नहीं माना, निश्चित रूप से नहीं माने। लेकिन जो परिवादी थाने आते हैं उनके अधिकार क्या है, आप उनसे क्या संदेश देना चाहिए? जो परिवादी हैं, पहली बात तो ये है कि यदि किसी भी प्रकार के कोग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध इसको बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट थाने पर आती है तो वो दर्ज की जानी चाहिए। मैं तो निश्चित रूप से जाता हूँ, अगर रजिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत बढ़ता है। अब चूंकि गवर्नमेंट ने फ्री रजिस्ट्रेशन कर रखा है और की भी जानी चाहिए, तो दर्ज करते हैं। पहला अधिकार उसका ये है कि एफआईआर दर्ज होगी और उसको एक प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी, जो उससे उसको सर्टिफिकेशन मिल जाता है भाई मेरी एफआईआर दर्ज हो गई और ये मेरे पास इसकी प्रति है। दूसरी चीज ये है कि जैसे महिलाओं को लेके है कि महिला कोई गवाह है, तो हम महिला गवाह को कभी अपने थाने पे नहीं बुलाते हैं। जैसे बच्चे हैं उनको थाने पे नहीं बुलाते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन वृद्धजन हैं, उनको भी थाने पे नहीं बुला सकते हैं, उनके वहीं जाके तफ्तीश की जाती है। और साथ ही जैसे किसी व्यक्ति को यदि हम अपराध में गिरफ्तार भी कर रहे हैं तो उसका ये अधिकार है कि उसकी सूचना उसके घर वालों को दी जाती है, उसका समय पे नियमानुसार मेडिकल जांच करवाते हैं। तो ये मतलब आम जन के और जिनको गिरफ्तार करते हैं उनके अधिकारों की। आज जब मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो मैंने कहा आप थाने कभी गए हैं? उन्होंने कहा हम थाने नहीं गए। मैंने कहा थाने में के बारे में कुछ जानते हैं क्या? तो क्या हम जानते हैं वहाँ एक बेल्ट होता है और बेल्ट पे कुछ लिखा हुआ होता है, और उस बेल्ट को देख करके हमने सुना है ऐसा, ठीक है, तो हम नहीं जाते, क्या पता पुलिस उस बेल्ट का हमारे पर इस्तेमाल करे। देखो ऐसा है, एक चीज तो हमें फर्क समझना ही पड़ेगा भाई, यो तो देश में कितने सारे गोला बारूद हथियार बने, इसका मतलब ये थोड़े कि उन लोगों पे चलाने के लिए भाई, ये उस पे चलाई जाएंगी जो उसके पात्र होगा। रही बात उस जिस बेल्ट की है, जिसकी बात है, ऐसा कुछ नहीं रहे, वो कानून का ही बेल्ट है बेसिकली, वो कानून का बेल्ट है। यानी जो अपराध करेगा उसके खिलाफ पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करती है और उसको जेल भेज देती है, तो वो बेल्ट ही तो है, उसका डर सबको लगता है, लगना भी चाहिए। तो बेल्ट में क्या लिखा हुआ होता है उसके में? ऐसा तो खैर कुछ नहीं है, फिर भी कई लोग पुराने जमाने में बताते हैं कि उस पर लिखा होता था कि भाई आन मिलो सजना। हमने ऐसा नहीं देखा और हमने उसको ऐसा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी है। आप कानून कार्रवाई उसके खिलाफ ठीक से कीजिए तो फिर उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। कंट्रोल रूम से जब आपको सूचना मिलती है कि वहाँ पर बड़े अपराधी है, वो किसी अपराध को अंजाम दे सकते हैं, उस वक्त जब आप निकलते हैं तो आपको डर नहीं लगता कि वो बड़े अपराधी है और हमारे पास जो संसाधन है उनके पास हमसे ज़्यादा हाईटेक है, लेकिन पुलिस एक लाठी, जो कहा जाता है कि पुलिस के पास जब लाठी होती है ना तो वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है और वो लाठी से भी सामना कर सकती है। देखिए ऐसा है, मैं बताऊँ तो ये जंग हौसलों से जीती जाती है, जंग हथियारों के दम पे कभी नहीं जीती जाती। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। मैं रानौली एसएचओ था, पलसाना में एक डकैती हुई, लूट हुई दिन में, वो हथियारबंद बदमाश थे, हमने उनका पीछा किया, उन्होंने फायर किया, मेरे पास कोई हथियार नहीं थे, ठीक है ही नहीं। हम 2 कदम पीछे हुए, पत्थर उठाए, पत्थर फेंके, सालों को पकड़ लिया हमने, हथियारबंद को। तो मतलब किस बात मोटा मोटी ये कि ये तो जब ट्रेनिंग दी जाती है तो ये चीज़ सिखाई जाती है, तो ये तो सारा काम हौसले का है। और दूसरी बात ये कि जो पुलिसमैन होता है उसकी जो सर्विस बुक होती है उसमें एक पेज खाली होता है, वो शहादत का होता है, तो ये तो पहले दिन ही तय हो जाता है कि आपकी ड्यूटी करते हुए आपकी शहादत भी हो सकती है, इसमें डर किस बात का। और फिर आदमी मर तो वैसे भी सकता है ना भाई, आपकी बिजली गिर सकती है, आपका करंट लग सकता है, आपका रोड एक्सीडेंट में मर सकते हो, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो जो चीज़ तय है और प्रत्येक व्यक्ति मरता है, तो उसके लिए आज डरने की कहाँ जरूरत है, जीना थोड़ी छोड़ा जा सकता है, नहीं छोड़ा जा सकता। तो आम जनता पुलिस से सीधा संपर्क करे तो उसके लिए क्या कोई संपर्क नंबर है? वैसा है कि पुलिस
से संपर्क करने के लिए जैसे आप 100 डायल कर सकते हो, 112 डायल कर सकते हो, जैसे बच्चों के मामले में हो तो 1098 डायल कर सकते हो। कोई किसी प्रकार के साइबर अपराध से रिलेटेड है तो आप 1930 पे आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। तो आजकल तो बहुत सारे माध्यम है, सोशल मीडिया पे एक क्लिक के साथ आप सो मैनी कॉन्टेक्ट्स डिटेल कर सकते हो, तो उन पे आप कॉल कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा एक अंतिम सवाल है कि आम जनता को आप एज ए अधिकारी क्या संदेश देंगे? मैं बतौर पुलिस अधिकारी आम जन को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो पुलिस नामक एजेंसी है ये उनके जान माल की सुरक्षा के लिए और जहाँ वो रहने वाले हैं वहाँ की कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एस्टेब्लिश की गई है। लिहाजा इससे बचपन में अपने बच्चों को डराकर उनका विश्वास नहीं तोड़ें, इसमें विश्वास करें, इसको सपोर्ट करें और सहयोग करें ताकि व्यवस्था बनी रहे। और जब व्यवस्था बनी रहेगी तो निश्चित रूप से विश्वास अपने आप और बढ़ जाएगा। तो ये थी हमारी इंद्र राज जी से खास बातचीत। जुड़े रहिए द पीके टाइम्स के साथ।